हम आपको उन 4 जवानों की कहानी बताना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और आज पूरे देश को इन शहीदों को नमन करना चाहिए, इन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम जानते हैं आप सब अपने अपने घर में होंगे या बाहर जहां भी आप होंगे, अपने मोबाइल फोन पर या किसी भी गैजेट पर आप हमें देख रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप हमारे देश के इन शहीद जवानों को जहां भी हैं, इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस देश के लिए और इस देश के 145 करोड़ लोगों के लिए दी है। इनमें 27 वर्ष के कैप्टन ब्रजेश थापा भी थे, जो आतंकवादियों के खिलाफ एक सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। और आज जब आप उनकी इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा किसी हीरो से कम नहीं थे, दिखते भी बिल्कुल हीरो जैसे ही थे। वो चाहते तो एक एक्टर बन सकते थे, वो चाहते तो मॉडलिंग कर सकते थे, वो चाहते तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते थे, एक यूट्यूबर बन सकते थे, अपने वीडियोस बना सकते थे, रील्स बना सकते थे या कुछ और करके बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सब करने की बजाय भारतीय सेना को चुना और सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इससे बड़ा त्याग कोई और हो नहीं सकता। कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता भी भारतीय सेना में कर्नल रह चुके हैं और उनका कहना है कि कैप्टन ब्रजेश थापा बचपन में अक्सर अपने पिता की यूनिफॉर्म पहनकर उनके घर में घूमा करते थे और कहते थे कि उन्हें भी अपने पिता की तरह एक दिन भारतीय सेना में जाना है। और सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए और आज सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहादत पर उनके माता पिता को गर्व है और उनके माता पिता ने कहा है कि वो भाग्यशाली हैं कि उनके पुत्र ने देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। यह खबर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से आई है, जहां प्रशासन ने एक मंदिर पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं और इस मंदिर की तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। यह एक अवैध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण एक ग्लेशियर पर किया गया है और यह ग्लेशियर समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। जगह बड़ी खूबसूरत है और यह ग्लेशियर के ऊपर यह मंदिर बना है। स्थानीय लोग अब इस मंदिर को बुलडोजर से गिराने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस अवैध मंदिर का निर्माण जिस स्वयंभू बाबा के कहने पर हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस स्वयंभू बाबा का नाम है बाबा योगी चैतन्य आकाश, जिसने इस अवैध मंदिर का निर्माण करने से पहले स्थानीय लोगों को एक काल्पनिक कहानी सुनाई। इस बाबा का कहना था कि एक दिन रात को देवी भगवती उसके सपने में आई और उन्होंने कहा कि इस इलाके में पवित्र जल कुंड के पास ग्लेशियर पर उनके मंदिर का निर्माण किया जाए। और जब यह बात स्थानीय लोगों ने इस बाबा से सुनी तो उन्होंने इस स्वयंभू बाबा को आश्वासन दिया कि वो इस मंदिर को बनाने में पूरी मदद करेंगे। और बाद में ऐसा ही हुआ। गांव के लोगों के सहयोग से 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक गैर कानूनी मंदिर का निर्माण हो गया। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य असल में कुछ और था। आरोप है कि जिस बाबा ने यह मंदिर बनवाया वो इस मंदिर को एक फ्लैट की तरह या कह लीजिए शहरी भाषा में एक पेंट हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहा था, अपने घर की तरह यहां पर रहने के लिए, अपने ठिकाने के लिए। और उसने ग्लेशियर के पवित्र जल कुंड को अपना एक प्राइवेट स्विमिंग पूल बना लिया था, जिसमें बाहर से भी पर्यटक और दूसरे लोग आते थे। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह बाबा धर्म के नाम पर देवभूमि का अपमान कर रहा है। लोगों की मान्यता है कि ग्लेशियर के जिस जल कुंड में हर 12 वर्षों के बाद एक धार्मिक यात्रा के दौरान देवी देवता स्थानीय लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, उस पवित्र जलकुंड का यह बाबा अपमान कर रहा है और इसे अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो बाबा ने यह दावा किया कि वो इस पवित्र जलकुंड में डुबकी देवी देवताओं के कहने पर लगाता है। लेकिन स्थानीय लोग इस झूठ को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन को की और अब वन विभाग और पुलिस की टीम जल्द ही वहां पहुंचकर इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और इस मंदिर को भी प्रशासन ने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस देवभूमि पर स्वयं भगवान शिव आकर बसे थे, अब वहां कैसे धर्म के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है। और यहां बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, आज एक दूसरा मंदिर भी
विवाद में आया है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिससे पता चला था कि देवभूमि में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कई मजारों का निर्माण हुआ है और इन मजारों पर सरकार ने तब बुलडोजर चलाया था। बड़ी बात यह है कि जब इन अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया गया तब हमारे देश के खास वर्ग ने सरकार की इस कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताया था। लेकिन आज जब एक ग्लेशियर पर बने एक अवैध मंदिर को सरकार हटा रही है तो इस कार्रवाई को कोई हिंदू विरोधी नहीं कह रहा और यह एक बड़ा अंतर आप देश के लोगों की सोच में आज देख सकते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच कराई जा रही है। इसमें एक समिति का गठन किया गया है। जो भी कार्रवाई है, अगर इस तरह का कोई निर्माण कार्य जैसा कि ग्रामीणों का कहना है उसकी पुष्टि होती है तो संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी कि किस आधार पर इस तरह का निर्माण कार्य हुआ। हम आपको ये बताएंगे कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना जो गायब होने की खबरें आ रही हैं, क्या वो सच है? क्या वाकई में केदारनाथ मंदिर की दीवारों से 125 करोड़ रुपए का सोना गायब हो चुका है या फिर चोरी हो चुका है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया है कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना गायब हो चुका है और सरकार इस सोने को ढूंढने की बजाय दिल्ली में केदारनाथ जैसे एक और मंदिर का निर्माण करवा रही है। और ये एक बहुत गंभीर आरोप है जिससे देश में एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि शंकराचार्य ने अपना कौन सा नया आरोप अभी लगाया है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके अलावा जेपी नड्डा अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के और भी कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं और ऐसा लगता है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अंदर ही अंदर कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो चल रहा है। इस खबर को लेकर दो बड़े अपडेट्स हैं, जिनमें पहला ये कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच बीजेपी दफ्तर में जो बैठक चल रही थी वो 1 घंटे के बाद अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो गई है। और दूसरा ये कि केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन में मिल सकती है और उन्हें सरकार से वापस संगठन में लाया जा सकता है और वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ सकते हैं और यह भी हो सकता है कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने यह बयान दिया था कि यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। और यह बयान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दिया था, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस हार का कारण पार्टी का अति आत्मविश्वास, नेताओं का अति आत्मविश्वास और भीतरघात है। और इन बयानों के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या आप जानते हैं कि जून के महीने में थोक महंगाई दर ने पिछले 16 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 3.36% के स्तर पर पहुंच गई है और इनमें भी सब्जियों की कीमतों में 38% और खाद्य महंगाई दर में 8.68% की वृद्धि हुई है। और यहां बात सिर्फ थोक महंगाई दर की नहीं है, रिटेल यानी खुदरा महंगाई दर भी जून के महीने में 5.08% दर्ज हुई, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। और भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आ गया है जहां महंगाई रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है और इनमें भी सब्जियों की कीमतों में इस समय आग लगी हुई है। भारत के उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक खुदरा बाजार में 1 किलो टमाटर की अधिकतम कीमत 127 रुपए पहुंच गई है। सोचिए, टमाटर 127 रुपए किलो, जबकि 1 किलो प्याज की अधिकतम कीमत इस समय 80 रुपए चल रही है और आलू की कीमत चल रही है 65 रुपए प्रति किलो।
ये तीन चीजें ऐसी हैं जो भारत के हर घर में और भारत के हर घर के हर परिवार की रसोई में जरूरी मानी जाती हैं। टमाटर 127 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 65 रुपए किलो। इसके अलावा 1 किलो आटे की अधिकतम कीमत 70 रुपए है, चावल की 75 रुपए, मसूर दाल की 158 रुपए, उड़द दाल और मूंग दाल की अधिकतम कीमत 180 रुपए है। हमारी जो महिला दर्शक हैं, जो रसोई चलाती हैं और जो घर का पूरा बजट चलाती हैं, वो सब इस सूची को देख रही होंगी। हो सकता है आपके इलाके में इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई दर पिछले साल मई के महीने में 4.433% थी, वही महंगाई दर अब 5.1% तक पहुंच गई है। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। क्या सिर्फ अकेले भारत में महंगाई है? नहीं, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई जिम्बाब्वे में है, जहां महंगाई दर है 500 पार, मतलब 500 के पार चली गई है। अर्जेंटीना में महंगाई दर 249% है, सूडान में 145%, वेनेजुएला में 100%, ईरान में 37%, पाकिस्तान में 25%, बांग्लादेश में 9.3%, रशिया में महंगाई दर 6.9%, जबकि चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में महंगाई दर इस समय भारत से कम है। चीन में महंगाई दर सिर्फ 1% है, अमेरिका में सिर्फ 2.9% और ब्रिटेन में सिर्फ 2.5%, जबकि भारत में महंगाई दर है इस समय 5.1%। हालांकि भारत में बढ़ती हुई महंगाई स्थायी नहीं है, क्योंकि भारत में खाद्य महंगाई दर इसलिए बढ़ी क्योंकि पिछले महीने देश में हीट वेव के कारण फसलें बहुत प्रभावित हुई और अब बाढ़ के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो हमारे देश में असल में मौसम हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है, फसल खराब हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, फसल खराब होती है, और कभी ज्यादा सर्दी पड़ती है तो फसल खराब हो जाती है और फिर महंगाई आती है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत जिस दिन आजाद हुआ उसी दिन से हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का ही रहा है। वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि अब उनकी सरकार देश को महंगाई से भी आजादी दिलाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने जीवित रहते हुए कभी भी जनता को महंगाई से छुटकारा नहीं दिला पाए और वर्ष 1959 में भी फिर से पंडित नेहरू को अपने भाषण में यही कहना पड़ा कि सरकार महंगाई कम करने के प्रयास कर रही है। और आप पंडित नेहरू के ये दोनों भाषण आज सुन सकते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि महंगाई हमारी उतनी ही बड़ी पुरानी समस्या है जितना पुराना जितनी हमारे देश की इस समय आयु है। पंडित नेहरू के बाद जब उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब भी देश में वैसी ही जबरदस्त महंगाई थी और वर्ष 1974 में स्थिति यह हो गई कि भारत की महंगाई दर उस समय 29% पहुंच गई, जो आज मोदी सरकार के दौर में सिर्फ 5% है। और उस समय वर्ष 1974 में एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, और इस फिल्म में एक गाना था, महंगाई मार गई, ये उसके बोल थे। और उस समय ये गाना बड़ा चर्चित रहा था क्योंकि पूरा देश महंगाई से संघर्ष कर रहा था। फिल्में भी उस समय ऐसी ही बनती थी जिनके नाम रोटी कपड़ा और मकान इस तर्ज पर होते थे, क्योंकि लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था, लोग महंगाई से त्रस्त थे, महंगाई पर गाने लिखे जाते थे। स्थिति यह हो गई कि 15 अगस्त 1974 को इंदिरा गांधी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा कि महंगाई एक स्वाभाविक चीज है जो हमेशा रहेगी। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति कर रही है। तो पंडित नेहरू के सारे भाषण आपने देख लिए, महंगाई को लेकर वादे हुए। इंदिरा गांधी के भाषण देख लिए। इंदिरा गांधी के बाद दूसरी सरकारों में भी ऐसी कई फिल्में आई जो महंगाई पर ही केंद्रित थी, और इनमें एक फिल्म का नाम है पीपली लाइव, जो 2010 में आई थी। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था, महंगाई डायन खाए जात है। और उस समय भी हमारे देश में महंगाई दर 11.9% थी, जो आज 5% है। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में हर सरकार के दौर में महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। हर चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहा है और कोई भी सरकार महंगाई को ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। हालांकि आज यहां हम आपको जापान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो महंगाई बढ़ने से नहीं बल्कि महंगाई कम होने से परेशान है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, जापान में कम हो रही है। जापान में वर्ष 1980 के दशक से डिसइंफ्लेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें लोगों की आय तो बढ़ी, आमदनी बढ़ी, लेकिन खर्चे नहीं बढ़े, और इसकी वजह से जापान में महंगाई कम होती चली गई और यह कम महंगाई जापान के लिए सिरदर्द बन गई। जापान के लोगों की खास बात यह है कि वहां लोगों ने अपनी आय बढ़ने पर भी अपने खर्चे कभी
कम नहीं किए। और बड़ी बात यह है कि जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अमीर तो हुआ, लेकिन इस अमीरी के कारण वहां के लोग मोटे नहीं हुए। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जैसे जैसे लोगों की आय जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी और इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन जापान के लोगों ने क्या किया, उनकी आमदनी बढ़ती चली गई, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए और खर्चे उन्होंने वहीं के वहीं रखे। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रशिया जैसे देश जब अमीर हुए तो वहां की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो गई, क्योंकि उन्हें बैठकर खाने की आदत पड़ गई, उन्होंने खर्चा शुरू कर दिया और इस प्रकार से वहां समाज बदलने लगा। लेकिन जापान के लोग अमीर होने के बावजूद भी मोटे नहीं हुए, उनका वजन बढ़ा नहीं। ये एक बड़ी बात है। तो जापान एक अलग ही रास्ते पर जा रहा है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी मन से निकल जाता है, फिर चाहे वो मोह दौलत का हो, किसी वस्तु का हो, प्रेम का हो, रिश्ते का हो या फिर जिंदगी का हो।